Hello. Good morning, everybody. आज कितना तारीख है? 9। रेडी? नाम लिख लिए चैप्टर का। एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। मिनिमम 10 मार्क्स का आता है, मैक्सिमम 16 मार्क्स का आता है। हाँ, चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। आप इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलोगे। रेडी? अब इधर बोर्ड पे देखो। इस चैप्टर में ना हम लोग ये सीखेंगे कि अगर मेरे पास एक बिजनेस में पैसा लगाने का अपॉर्चुनिटी आया, भाई अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, हम अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस में ही तो पैसा लगाएंगे, तो हम उस बिजनेस में पैसा लगाने का जो डिसीजन है वो किस किस फैक्टर के बेस पे लेते हैं, और हम उस बिजनेस के डिसीजन को यस और नो बोलने के लिए क्या एग्जैक्टली करते हैं या क्या हमको करना चाहिए, उसको लेकर के ये चैप्टर है। ये चैप्टर हम लोगों को बोलता है कि व्हेन यू आर डूइंग द बजटिंग प्लानिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हेन यू आर डूइंग द बजटिंग दैट इज प्लानिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन दिस इज व्हाट यू शुड डू। वो हम अगले तुमको 5-6-7 दिन तक पढ़ाएंगे क्या करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है? अगर आप एक, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि चलो स्टील प्लांट खोलते हैं, तो आप क्या क्या करेंगे स्टील प्लांट खोलने को यस और नो बोलने के पहले? ऐसा तो है नहीं कि चलो पैसा लगा दिए, उसके बाद एक दिन अचानक लगा दिया, अरे तो बेकार काम हो गया, गलत हो गया, चलो छोड़ देते हैं। फिर तो बहुत ह्यूज नुकसान हो जाता है। इवन एक गाड़ी भी खरीद लो, बाद में अगर उसको बेचने जाओ तो उस दाम में नहीं बेच पाते हो जिस दाम में आप खरीदते हो। तो सारा थिंकिंग जो है वो पहले होना चाहिए, सारा कैलकुलेशन पहले होना चाहिए। अपने आप को कमिट कर लेने के बाद और अमाउंट स्पेंड कर देने के बाद वापस जाने में बहुत नुकसान होता है। तो ये चैप्टर हमको सिखाएगा कि हम लोग अपने आप को कमिट करने के पहले, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए। सो इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे। लिखो। দিয়ে দিতে বলুন, কাউন্ট করে নেব। काउंट कर लेगा बोलिए। लिखो, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू टेक In this chapter we will learn to take investment decisions. ठीक है? पूरे चैप्टर में ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब आप लेने का पूरा पढ़ाई करोगे, हम आपको 1 2 3 4 5
5 टेक्निक सिखाएंगे। वन इज एनपीवी एनालिसिस, जो हम पहले स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वन इज आईआरआर एनालिसिस, जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हो। थर्ड वन इज पे बैक पीरियड, फोर्थ वन इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एंड द फिफ्थ वन इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। हम लोग पांचों पढ़ेंगे, पर ज्यादा फोकस आप लोग पहले वाले पे रखोगे, जिसका नाम है एनपीवी एनालिसिस। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स एनपीवी एनालिसिस पे सम आता है। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे, इसका कनेक्टिंग है, जिसका नाम है कैपिटल रैशनिंग। कि अगर अपने पास 4, 5, 6 प्रोजेक्ट हैं, एक नहीं 5, 6, 8 प्रोजेक्ट हैं, तो और अपने पास पैसा है बहुत, तो 8 में से किसमें चुन के पैसा लगाएं। इस 5 में लगाएं, उस 3 में लगाएं, इस 2 में लगाएं, जिसमें हम लोग का पैसा का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। रैशनिंग ऑफ योर कैपिटल अवेलेबल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तेरे पास जो पैसा अवेलेबल है खर्चा करने के लिए, उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में तुम कैसे खर्चा करेगा। फिर इस चैप्टर का एक तीसरा पार्ट है, जिसको बोलते हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग तो कर लिया, अब क्या क्या रिस्क फैक्टर उसके अंदर है, जिसको तुमको ध्यान दे के कैपिटल बजटिंग करना चाहिए। यस नो तुम बोल दिए, लेकिन उसके बाद भी एक चीज जो छूटा हुआ है, उसको भी चलो एनालिसिस कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो ये टोटल चीज तुम पढ़ोगे, मिनिमम मान के चलो 7 to 8 क्लास लगेगा। 1 महीना कम से कम लग जाता है पूरा टॉपिक को कंप्लीट करने में, तीनों चीज पढ़ने में। जबरदस्त स्टोरी है, बहुत बढ़िया चीज सीखने मिलेगा। अपने यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, सुनिए, कॉपी में लिखिए 1 नंबर पॉइंट देके एनपीवी एनालिसिस। ऊपर वाले को अगर 1 लिख दियो तो काट दो। क्या नाम दिया बच्चों? एनपीवी एनालिसिस। सुनिए, इसका स्टोरी ये है कि अगर मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आया, बिजनेस का प्लान आया, तो हम पहले उस बिजनेस में मेरा कितना आउटफ्लो लगेगा उसका हिसाब करेंगे। आउटफ्लो 2 चीजों में लगता है, असेट खरीदने में और वर्किंग कैपिटल लगाने में। मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर में पैसा लगेगा और स्टॉक, डेटर, कैश में पैसा लगेगा। तो कैपिटल असेट और वर्किंग कैपिटल असेट में पैसा लगेगा। उसमें कितना पैसा लगेगा उसका केयरफुल प्लानिंग करना पड़ता है। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस से जो प्रॉफिट्स के थ्रू से इनफ्लो जो आएगा, माने कैश प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, रुपया इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अकाउंटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट में फर्क होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं चाहिए, रुपया चाहिए। रुपया लगाए हैं तो रुपया आना चाहिए। ऑब्वियसली रुपया तभी आएगा जब आप प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन फिर भी आप समझते हो कि क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट में बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी डेबिट होते हैं, लेकिन कैश में तो रुपया आना जरूरी होता है, कैश प्रॉफिट होता है वो। तो जो कैश आएगा वो किस पैटर्न से फ्यूचर में आएगा, वो कितने साल तक आएगा, इसका प्रोजेक्ट करना पड़ता है, इसको फोरकास्ट करना पड़ता है। बिकॉज सी यू आर टेकिंग ए डिसीजन। डिसीजन काम होने के बाद नहीं लिया जाता, काम होने के पहले लिया जाता है। और डिसीजन लेने के पहले आपको बहुत सारे फोरकास्ट करने पड़ते हैं। हो सकता है आपने जो डिसीजन लिया वो रॉन्ग हो जाए, लेकिन अगर बहुत सोच समझ के अच्छा सा फोरकास्ट करके टाइम लेके डिसीजन लोगे तो उसका सक्सेस होने का चांस भी ज्यादा होता है। तो आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में इनफ्लो कितना कितना आएगा और कब कब आएगा। हियर टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तेरा जो आउटफ्लो लगेगा ना वो शुरू शुरू में लग जाएगा, और तेरे को इनफ्लो जो आएगा वो ओवर द फ्यूचर से 10 ईयर्स आएगा। अब मान लो एक प्रोजेक्ट है, उसकी लाइफ है से 8 साल की। एक बिजनेस है, एक असेट है, आप पैसा लगाओगे, 8 साल की लाइफ है। अच्छा, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट होती है।
बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो तो वो गोइंग कंसर्न है, तो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट का भी सम हम लोग बनाएंगे, लेकिन वो लेट पार्ट में बनाएंगे. In the first 2 or 3 classes, our capital budgeting will be centered towards finite working life projects. ठीक है. तो मान लो एक बिजनेस है, 8 साल लाइफ है. अब आपको क्या क्या करने से आप एनपीवी एनालिसिस करोगे, कैसे? 1, सारे आउटफ्लो का प्रोजेक्शन करेंगे. 2, सारा इनफ्लो पता करेंगे. 3, उस बिजनेस में जिस तरह का रिस्क इन्वॉल्व है, हम लोग उसका डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं बोलते हो क्या, केई, उसका केई पता करेंगे. केई आप पढ़े हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में. वंस तुम 3 चीज के साथ रेडी हो गए ना, 3 चीज के साथ, आउटफ्लो, इनफ्लोज और केई, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 3 नाम से आप जानते हो. वंस यू आर रेडी विद दीज 3, तुम नेट एनपीवी निकाल सकते हो. कैसे? सारे इनफ्लो जो फ्यूचर में होने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो. प्रेजेंट वैल्यू तुमको निकालना आता है एक टेबल बना के, ईयर इनफ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर पीवी. याद होगा ऐसा टेबल आप बनाए हैं, ईयर इनफ्लोज, क्योंकि इनफ्लो फ्यूचर में होंगे, उसको डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसको 1/1 प्लस r⁴n बोलते हो, वो जो कैलकुलेटर पे डिवाइड इक्वल टू करके निकालते हो, वो लिख करके पीवी निकल जाएगा. पीवी जब निकलेगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो रहेगा. उससे जब तुम आउटफ्लो को माइनस कर दोगे ना, व्हेन यू विल डिडक्ट द आउटफ्लो, तो तुमको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा. बिकॉज आउटफ्लो विल हैपन एट 0 ईयर. आउटफ्लो शुरू में लगेगा, उसका जनरली प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही प्रेजेंट वैल्यू में ही होता है. बिकॉज आउटफ्लो यू इन्वेस्ट इन द बिगिनिंग, इन इनफ्लोज यू गेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन अगर कभी पता चले कि आउटफ्लो भी धीरे धीरे लगने वाला है, तो हम लोग आउटफ्लो का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. कुल मिला के द स्टोरी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस. हर चीज का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, फिर उसका नेटिंग होगा, आना और जाने के अमाउंट का नेट होगा. अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव रहा, अगर एनपीवी पॉजिटिव रहा या 0 भी रहा, तो आप उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दीजिएगा. दैट इज ए यस प्रोजेक्ट, वी शुड इन्वेस्ट, दैट इज एक्सेप्टेड. एंड अगर एनपीवी नेगेटिव रहा, 0 से नीचे रहा, तो हम उस प्रोजेक्ट को ना बोलेंगे. ये टोटल एनपीवी एनालिसिस का ब्लूप्रिंट है. लेकिन अब इसका जो डिटेलिंग है, लंबा स्टोरी, वो अगले 3 दिन चलेगा. आप हमको बताओ, मैंने जो बोला आपको समझ में आया? नाउ मैं रिपीट करता हूं शॉर्ट में, एकदम टेक्निकल टर्म्स में. 1, आउटफ्लो पता कर लो, क्योंकि वो 0 ईयर में होता है. शुरू में 0 ईयर बिगिनिंग को बोलते हैं. बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर को 0 ईयर बोलेंगे. जैसे आज से तेरा पहला साल चालू हो रहा है, तो ये बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर है, तो ये तो आज ही है ना, 0 ईयर है ना. तो आउटफ्लो सारे आज लगेंगे. 2, सारा इनफ्लो पता कर लो जो फ्यूचर में होगा. 3, सारे इनफ्लो को अच्छा केई पता कर लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसका फॉर्मूला है RF प्लस, बोलो RF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. कॉपी पलटो और वो फॉर्मूला देखो कहां लिखा हुआ है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला केई. मिल गया? गुड. अब सुनो इधर. तो आपके पास अभी 3 डेटा है. 1 आउटफ्लो, 2 इनफ्लोज, 3 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हो. चौथा काम, ये 3 डेटा पता करने के बाद आपका काम स्टार्ट होता है. ये डेटा पता करना प्राइमरी वर्क है. इसमें कई कंपनियां साल 2 साल ले लेती हैं. हड़बड़ा करके अगर डेटा पता करोगे तो डेटा का प्रोजेक्शन में गलती होने का चांस रहेगा. ठीक है. उसके बाद मेरा ध्यान से सुनना, सारा इनफ्लो का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू. हम लोग उसको बोलेंगे दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज. फिर उसको आउटफ्लो से माइनस करेंगे तो आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू. फिर बोलेंगे अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन यस. इफ इट इज नेगेटिव देन नो.
इस पूरे एपिसोड को हम एक एग्जाम्पल करके एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आप अपना समझ लो कि एनपीवी को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करोगे। लिखो 1 नंबर हेडिंग क्या दियो, एनपीवी एनालिसिस में ए में लिखो ए, हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी डैश करके लिखो बेसिक एग्जाम्पल। सर ये मान के चलना कि ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, किसी जगह से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, बस अगर कोई भी इनफ्लो है, इनफ्लो जो आपको लगता है कि आपको आ सकता है तो वो यहां पे आ जाएगा, और जो भी आउटफ्लो आपका लगने वाला है वो यहां पे आ जाएगा। आपको ये 3 डेटा चाहिए, बस 3, चौथा डेटा इरेलेवेंट है। 3 डेटा आपको चाहिए, आउटफ्लो, इनफ्लोज और टाइम, क्या नाम, की टाइम। इनफ्लो जो है वो टाइम के हिसाब से आएगा ही, तो आउटफ्लो, इनफ्लो और के चाहिए। टाइम तो यहां दिख ही रहा है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप अपना एनपीवी निकाल लोगे तो पहला आप दिमाग लगाओगे कि भाई मेरे को इनफ्लो, आउटफ्लो और के पता करना है। क्वेश्चन पेपर में सब कुछ दिया रहेगा, या तो निकाल के या निकालने के लिए डेटा दिया रहेगा। निकाल के अगर दे दिया तो क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आएगा, निकालने का डेटा रहेगा तो 10 मार्क्स 16 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब करना क्या है सुनो, आप पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कैलकुलेट करोगे। वहां नीचे लिखो फाइंड एनपीवी। पहला एग्जाम्पल में ये सब फुल फॉर्म में लिखोगे। आईएफ नहीं लिख के लिखना इनफ्लोज, डीएफ नहीं लिख के लिखना डिस्काउंटिंग फैक्टर, और पीवीआईएफ नहीं लिख के लिखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। अच्छा, अब पहले एक काम करो, सुनो, ये 5 इनफ्लो को जोड़ो, काम का नहीं है, एक व्यू मिलेगा तुमको, वो इस सब में काम नहीं आएगा लेकिन आइडिया को फ्रेम करने के काम आएगा। 5 इनफ्लो को जोड़ो, 1320। कितना रुपया लगा रहे हो तुम? हाउ मच यू आर पुटिंग मनी? 400, और तुमको मिल रहा है 1320। दैट मीन्स 400 करोड़ लगा के अगर 1320 करोड़ मिलता है तो बिजनेस में दम है। एक तो इनफ्लो अगर तेरे आउटफ्लो से ज्यादा है तो बिजनेस में दम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुमको मिनिमम दम 15% चाहिए। 400 लगा के 402 रुपया भी मिलने से क्या दम हो गया?
400 लगा के 402 मिला तो ठीक है, लॉस मेकिंग नहीं है, पर क्या तुम इसीलिए लगाए थे कि 400 लगा के 402 मिल जाए? फिर तुम फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा लो, 400 फिक्स है और हर साल 7% तो मिलेगा ही। तुम तो बिजनेस में पैसा लगाए हो सर, रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क का भी तो एक तो रिटर्न होना मांगता है, तभी तो केई का, और केई RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, तो तेरा इनफ्लो तेरे आउटफ्लो को बीट करे ये तो जरूरी है, लेकिन वो इस मार्जिन से बीट करे कि तुमको तुम्हारा मार्जिन मिल जाए। नहीं, दैट बीट शुड बी मोर देन व्हाट यू डिजायर, और एटलीस्ट शुड बी इक्वल टू योर डिजायर। तो 15% का रिटर्न तुमको मिले, इतना तो कम से कम इनफ्लो आना चाहिए। तो सर वो कैसे पता चलेगा? देखो मैं प्रोसेस बताता हूं। प्रोसेस ये है कि तुम इन सारे इनफ्लो का, क्योंकि ये तो फ्यूचर में मिल रहा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू 400 से ज्यादा है तो ये 1320, अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू 400 से ज्यादा आया, दैट मीन्स तुमको 15% रिटर्न मिल रहा है। इसके प्रेजेंट वैल्यू को 400 से ज्यादा आना पड़ेगा। अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू 400 से कम आया, ऐसे अमाउंट ये 1320 है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू तो छोटा हो जाता है ना, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1/1 प्लस R टू द पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा छोटा हो जाता है। तो कहीं 1320 जब छोटा होके 400 से नीचे अगर चला गया तो इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना नहीं चाहिए। 400 से अगर ऊपर है तो पैसा लगा सकते हो। आइए देखते हैं ये कैसे निकालोगे, बताओ। 0.8696, 0.7561, 0.6575, 0.5718, 0.4972, राउंड ऑफ कर रहा हूं, पैसे नहीं लिख रहा हूं, 2 डेसिमल लिख देता हूं, रुको। क्या हम लोग ये टेबल आज पहली बार बना रहे हैं? जल्दी से यस और नो। हम लोगों ने पहले बनाया, मतलब हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है। ये हम लोग सीखे थे पहली बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में, और इसका एक शॉर्टकट है बताना कब। अगर सारा इनफ्लो का अमाउंट सेम हो जाए तो हम लोग टेबल भी नहीं बनाते हैं, सीधा एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पीवी निकाल लेते हैं। तो उसके भी सम बहुत ज्यादा आएंगे एग्जाम में, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अभी एक बार ऐसा पढ़ने दो, where inflows are inconsistent. When inflows will be consistent, we will do in a shortcut manner. अब ये 858 आया, इसका नाम बोलो और प्रैक्टिस करो। क्या नाम है इसका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। और आउटफ्लो कितना है? 400। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज्यादा है? हैंडसमली ज्यादा है। 1 रुपया से भी ज्यादा होता ना हम हाँ बोलते, हैंडसमली ज्यादा है। तो आप उसको बोलोगे वो जितना ज्यादा है ना, दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू।
अभी हमने आपको एक लेसन देना स्टार्ट किया था, हाउ टू कैलकुलेट क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड दिस इज द मैनर इन विच वी कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको कन्विंसिंग लगा कि हाँ एनपीवी ऐसे निकाला जा सकता है? थोड़ा क्लास में यस नो बोलिएगा, ठीक लगा आपको? अब देखिए हाउ टू टेक डिसीजन, हाउ टू टेक डिसीजन लिखो नंबर बी। If NPV is greater than equal to 0, then our decision is yes. And if NPV is negative, less than 0, then we will say no to the project. ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है? एनपीवी 0 से ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है। और इसका एक मिनट, इसका मेन स्टोरी लाइन कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस पूरी टेबल को थोड़ी देर नोटिस करो और हम एक सेंटेंस बोलेंगे, उस सेंटेंस को तुम 3 बार 4 बार 5 बार अपने दिमाग में घुमाओ। तुमको जब लगे ना हाँ अब हम कन्विंस्ड हैं, तो हम अगला लेक्चर देंगे। तुमको जब तक लगे तुम कन्विंस्ड नहीं है तब तक हम वेट करेंगे, और हम तुमको कन्विंस करने का अल्टरनेट ये वो 50 तरीका बताएंगे। ठीक है, बोर्ड पे देखो। हम लोग ये जो टेबल बनाते हैं ना, मान लो इस टेबल को छोड़ो, एक बार खाली इस फिगर को देखो। अगर कोई प्रोजेक्ट तुमको 120 लाख रुपया देता है, कितना? 120 लाख, 1 साल के बाद, और तेरे को 15% रिटर्न चाहिए, तो जब तुम इनफ्लो को 15% से डिस्काउंटिंग करते हो ना, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आता है 104, ये तुमको बताता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जो 1 साल बाद तुमको 120 रुपया देगा और तेरा 15% रिटर्न तेरे को चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट अगर तेरे को 104 या उससे कम में मिल जाए तो तुमको पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि 104 लगा के अगर 120 मिलता है तो तुमको 15% रिटर्न मिल रहा है। माने इफ यू आर पुटिंग 104 करोड़ रुपया एंड यू आर गेटिंग 120 करोड़ रुपया इन 1 ईयर टाइम, देन यू आर गेटिंग योर 15% रिटर्न। चाहो तो 104 पे 15% आंसर मिला करके जोड़ के देख लो, 120 आएगा। 104 इंटू 15% प्लस इक्वल टू आया ना 120। दैट मीन्स कि 104 लगाओ, साल भर में 120 पाओ, 15% रिटर्न मिल रहा है। अब अगर वही बिजनेस तुमको बोलता है हमको तो 100 चाहिए, हम 100 में 120 दे देंगे, से द बिजनेस इज रिक्वायरिंग ओनली 100, तब तो तुम तो खुश होना चाहिए ना यार, 100 लगा के तो फिर तो 20% रिटर्न कमाएंगे ना। तो अगर तुमको कोई प्रोजेक्ट इतना भी आउटफ्लो मांगे ना, इतना, तो भी इट इज यस। अब मैं लास्ट बात बोलता हूं ये टेबल समझाने के लिए कि इफ दीज आर योर इनफ्लोस एंड दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देन दिस प्रेजेंट वैल्यू, दिस सेज दैट, सुनना बड़ी लाइन है, ये प्रेजेंट वैल्यू ये बोलता है कि इन्वेस्ट दिस, क्या? इन्वेस्ट दिस, एंड इफ यू गेट दिस दैट मीन्स यू आर गेटिंग दिस। फिर से बोलूं, 858, ये टेबल का मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूं, व्हाट दिस टेबल सेज। ये टेबल सिर्फ इतना बोलता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, बाहर में जाए, कुछ भी हो, 858 करोड़ लगा के
अगर 1320 करोड़ ऐसे करके मिलता है, ऐसे इसी पैटर्न में, तो तुम 15% रिटर्न एग्जैक्टली कमा रहे हो। एग्जैक्टली इस टेबल का मीनिंग यही है, पीवी का मीनिंग ही यही है। पीवी का मीनिंग है कि पीवी लगाओ, फ्यूचर वैल्यू पाओ, तो जितना रेट से तुमने डिस्काउंटिंग किया ना, उतना रुपया तुम कमा रहे हो। मैं बोल पाया कि फिर से और घुमा के बोलूं, समझ पाए? मैं रिपीट करता हूं, खाली घुमा के नहीं, रिपीट। प्रेजेंट वैल्यू का टेबल ये बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट करके अगर फ्यूचर वैल्यू तुम्हें मिलता है तो तुम्हारा अर्निंग 15% है। बस ये एग्जैक्टली यही बोलता है। अब तुम बताओ, ये प्रोजेक्ट तुमको कितना रुपया में यही इनफ्लो दे रहा है? 400 करोड़ में, और तुम तो 858 करोड़ लगा के भी 15% कमा रहे थे, तो 400 करोड़ लगा के तो बहुत ज्यादा परसेंटेज कमा रहे हो। तो सर कितना परसेंट कमा रहे आप नहीं बता पाएंगे? बता पाएंगे, वो आईआरआर बताएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो एनपीवी नहीं बता पाएगा। एनपीवी की अपनी लिमिटेशन है, आईआरआर की अपनी लिमिटेशन है, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन, अपना अपना स्ट्रेंथ है। ये कैलकुलेशन तुमको इतना जरूर बता देगा कि तेरा एनपीवी पॉजिटिव है। एनपीवी पॉजिटिव मतलब तुमको प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। अब मैं एक लाइन बोलता हूं, अगर यहां पे हाथ देख रहे हो बेटा, 858 ही लिखा रहता, 858 इतना ही लिखा रहता, तो एनपीवी 0 आता, 858.08 लिखा रहता, एनपीवी 0 आता, तो भी तुम क्यों हां बोलते? क्योंकि 15% तो तुमको मिल ही रहा है, और 15% ही तो तेरा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था। तो इफ यू आर डिजायरिंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग दैट, तो तुमको तो हाँ ही बोलना चाहिए ना। इसीलिए मैंने बोला इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको मैं ना एक और लाइन से सेम चीज बोलूंगा, देखो तो आप पकड़ के रखो इसको, और ये प्लीज लगातार अगले 8 दिन एकदम फोकस में रहना है। अगर एनपीवी 0 आता है तो वो प्रोजेक्ट हमें एग्जैक्टली हमारा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कमा के देगा। अगर एनपीवी 0 से ज्यादा आता है तो वो प्रोजेक्ट हमें अपने डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमा के देगा, और अगर एनपीवी नेगेटिव आता है तो वो प्रोजेक्ट हमें अपने डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम कमा के देगा, या फिर लॉस भी कर सकता है, पर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम कमा के देगा। और हमको तो मेरा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तभी तो हम इतना रिस्क ले रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? तो एनपीवी के 0 या एनपीवी के पॉजिटिव होने पर ही हम लोग उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। टेबल और एनपीवी और डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया? श्योर एकदम? अच्छा, एक बार थोड़ा केई पे मैं बात नहीं करूंगा, खाली रिवाइज कराता हूं। याद है ये फॉर्मूला? ये अगर मान लो 8% है, ये अगर सब मिला के 9% है, तो ये 17% है। ये क्या है 8%? अगर आप 0 रिस्क ले रहे हो तो आपको 8% रिटर्न चाहिए। मतलब अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो तो आपको 8% रिटर्न चाहिए। फिर 17 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। हम स्टील प्लांट खोलेंगे, एसी 2 ठो और बंद कीजिए, हम लेदर फैक्ट्री खोलेंगे, हम ग्लास बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, साला 50 टो रिस्क है। लाइन चला गया तो, मशीन फेल हो गया तो, लेबर नहीं आया तो, प्रोडक्शन का आउटपुट ठीक से नहीं निकला तो, अनरेस्ट हो गया तो, देश में झमेला हो गया तो, फैक्ट्री में झमेला हो गया तो, 50 तो रिस्क है कि नहीं? तो हमको तो मेरे को रिटर्न और ज्यादा चाहिएगा। इसीलिए तो केई का चैप्टर पढ़ के आए पूरा। केई का चैप्टर इसी दिन के लिए पढ़े थे। इसका यूज यहीं पे है। और कई कई सम में हम केओ से भी डिस्काउंटिंग करेंगे, केओ से। सर कब? जब मेरे बिजनेस में पैसा मेरा और डेट वालों दोनों का लगेगा।
अगर खाली मेरा पैसा लगेगा, मैं केई को डिस्काउंटिंग के रूप में यूज करूंगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड आई एम इन्वेस्टिंग माई इक्विटी मनी. बट इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई इक्विटी एंड डेट मनी बोथ, तब तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करना पड़ेगा. तो वो सब आपको सिखाएंगे. क्लियर? कॉपी में लिखो सी. रेडी? फिट? 15 मिनट पहले हम आपको बोल रहे थे आउटफ्लो में पैसा दो जगह पे लगता है. कहां कहां? फिक्स्ड असेट्स और वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी को बोलते हैं, और फिक्स्ड असेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जहां जहां भी पैसा लगाना होता है उसको बोलते हैं. तो आपको क्वेश्चन पेपर में से ढूंढना पड़ेगा कि कहां कहां तेरा फिक्स्ड असेट में पैसा लग रहा है, कहां कहां तेरा वर्किंग कैपिटल में पैसा लग रहा है. उन दोनों को तुमको जोड़ देना पड़ेगा. क्लियर? उसके बाद तुमको यह भी देखना पड़ेगा कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि ये वाला पैसा 1 साल बाद लग रहा है, क्योंकि जनरली सारे आउटफ्लो कब लगते हैं? 0 ईयर में. पर अगर कोई एक पर्टिकुलर आउटफ्लो फर्स्ट ईयर के एंड में लग रहा है, बाकी सारा 0 ईयर में लग रहा है. मान लो तुमको बोला आउटफ्लो एट 0 ईयर 310 और आउटफ्लो एट 1 ईयर एंड 100, तो तुम अगर इन दोनों को जोड़ दिए तो तुम गलती कर दी है, बिकॉज ये दोनों आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू में नहीं है. इनको भी प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ता है अगर ऐसा आउटफ्लो होता है तो. जैसे मेरे एग्जांपल में ऐसा नहीं था. देखो आउटफ्लो 400, तो हम लोग मान लिए कि ये सब 0 ईयर में ही रहा है, पर अभी तो नहीं मान सकते ना, बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसा दिया है. तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसको भी डिस्काउंटिंग करेंगे और क्या, और फिर 300 के साथ ऐड करेंगे. तो हम लोग बोलेंगे आउटफ्लो एट 0 ईयर 310, तो 310, और आउटफ्लो एट 100 फर्स्ट ईयर एंड, तो 100 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 0.8696. वहां देखो 8696 दिखा कि नहीं, पहले ये बताओ. तो 100 को जब हमने 0.8696 से मल्टीप्लाई किया तो आया 86.9. क्यों इस फिगर से मल्टीप्लाई किए? डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 साल बाद वाला यही है. क्लियर? तो अपना टोटल आंसर आ गया 396.96. क्लियर? जल्दी. क्लियर? मैं 2 बात आपको बोल चुका. एक, आउटफ्लो में कैपिटल असेट और वर्किंग कैपिटल दोनों ऐड करते हैं. 2, अगर कोई आउटफ्लो 0 ईयर में नहीं हो रहा है तो उसको डिस्काउंटिंग करना है. अगर कोई पर्टिकुलर आउटफ्लो 0 ईयर में नहीं, 1 ईयर एंड में हो रहा है, 2 ईयर एंड में हो रहा है, तो उसको डिस्काउंटिंग करके पीवी निकाल के ऐड करना है. और 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सब्सिडी. सर ये क्या है? ये है कि अगर मान लो गवर्नमेंट तुमको बोला कि तुम ये आउटफ्लो अगर करेगा, ये वाला बिजनेस अगर लगाएगा, मान लो ये बिजनेस है स्टील प्लांट का, अगर तुम ये बिजनेस लगाएगा तो हम तुमको सब्सिडी देंगे 50 करोड़ रुपया, और वो तुमको हम 0 ईयर में ही देंगे, शुरू में ही दे देंगे, जैसे तुम लगाएगा हम दे देंगे. तो इस सब्सिडी को आप माइनस करेंगे. इसको इनफ्लो वाला टेबल में मत लेके जाना, इसको आउटफ्लो से ही माइनस कर देना, बिकॉज ये सब्सिडी आउटफ्लो के लिए मिला है. तो इसको आउटफ्लो से माइनस करना इज बेटर. तो आउटफ्लो के कैलकुलेशन में टोटल 3 लेक्चर,
बस तीनों समझ में आ गया। अब कॉमन सेंस, मेरा क्वेश्चन तेरा आंसर, कॉमन सेंस का टेस्ट। अगर सब में बोला कि ये 50 करोड़ का इनफ्लो सरकार तुमको 1 साल बाद देगा, माइनस करने के पहले इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक मंत्रा दिमाग में सेट हुआ कि कैपिटल बजटिंग के एनपीवी एनालिसिस में हम हर उस इनफ्लो आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे जो भी 0 ईयर में नहीं हो रहा है। श्योर? ये मंत्रा के साथ हम आगे बढ़ जाएं। मेरा सी नंबर पॉइंट जो रियल में लेक्चर का स्टार्ट है, बिकॉज ए और बी में तो हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी और डिसीजन मेकिंग का बेसिक आइडिया दे दिए, रियल में सम सॉल्विंग टेम्परामेंट यहां से स्टार्ट होता है जो हम अभी पढ़ाए। अभी ओके, कॉपी में लिख लो। लिखो आउटफ्लो कंसिस्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। बी माने रोमन 2, इफ एनी आउटफ्लो is taking place at any time other than 0 year, 0 year beginning को बोलते हैं। हाँ, at any time other than 0 year, कॉमा करके लिखो डिस्काउंट इट, हम लोग उसको डिस्काउंट करेंगे। और 3 में लिखो, सी में 1 2 3 लिख रहे हो ना, सी का रोमन 3, एनी सब्सिडी विल बी डिडक्टेड। हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लोज। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट केई हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हाउ टू कैलकुलेट केई का चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। लिखिए इनफ्लोज are expected to come in future. From the day to day running of the business. Full stop. A profitable business will give us cash inflows. Full stop. We know that depreciation is a non-cash expense. And we use PAT profit after tax PAT as the base सर ये बताइए
मुकेश अंबानी के पास ह्यूज कैश फ्लो है ना, ह्यूज कैश फ्लो, कारण प्रॉफिट है। जो लॉस मेकिंग एंटिटी रहती है उसका कैश फ्लो भी गिर जाता है, बोलिए हाँ या ना। जो प्रॉफिट कमाता है उसका कैश फ्लो भी ज्यादा होता है। और हमेशा याद रखिएगा, कैश फ्लो प्रॉफिट से ज्यादा होता है। क्या? कैश फ्लो प्रॉफिट से ज्यादा होता है, बिकॉज प्रॉफिट लॉस में तो डिप्रीसिएशन नाम का एक इतना बड़ा एक्सपेंस, डिप्रीसिएशन कोई छोटा मोटा एक्सपेंस नहीं होता सर, डिप्रीसिएशन ए ह्यूज एक्सपेंस, और ह्यूज एक्सपेंस प्रॉफिट को गिरा सकता है, लेकिन बोलिए कैश फ्लो को नहीं गिरा सकता। डिप्रीसिएशन प्रॉफिट को गिरा सकता है, कैश फ्लो को नहीं। हमको तो कैश फ्लो चाहिए और हम प्रॉफिट को ही बेस बनाएंगे, तो जितना भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है जिसमें मेनली डिप्रीसिएशन होता है, हम उसको अगर ऐड कर देंगे तो कैश फ्लो मिल जाएगा। नीचे लिखो देयरफॉर ये वाला टेबल लिखो, माने ये वाला फॉर्मूला लिखो। अब एक बार इसको देखो और एक बार मान लीजिएगा कि इंटरेस्ट नहीं है, डेट फिनांसिंग नहीं है। मान लीजिए डेट फिनांसिंग नहीं है, तो ये सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, डिप्रीसिएशन भी होगा यहां पे। यहां तो ब्रेकअप नहीं है ना बेटा, ये तो अलग टाइप का इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे ना तुम, लेकिन तुम जानते हो ये बनाना। यस और नो, और कई बार बना लिए ना। अब तो यहां से क्या हम लोग पैट तक नहीं पहुंच सकते, और फिर पैट में डिप्रीसिएशन वापस ऐड करके क्या कैश इनफ्लो नहीं ला सकते? बोलिए, वही तो लाना है, वही लाना है बस। तो सर इसी को हेल्प लेंगे। यस, ये तो मैं बोला था आपको पहला दिन, ये एक बार सीखो बहुत काम आएगा, इसी का हेल्प लेंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है, इसको 8 बार बनाना पड़ेगा, 5 बार, 8 बार, 10 बार। क्यों? बिजनेस 5 साल, 8 साल, 10 साल का रहेगा, और 5 साल के ये फिगर्स अलग अलग रहेंगे। सेकेंड ईयर में फिगर ज्यादा रहेंगे बिकॉज बिजनेस ग्रो करेगा। लास्ट में थोड़े फिगर कम होते जाएंगे बिकॉज बिजनेस डीग्रो करने लग जाएगा, प्रोजेक्ट का अंत नजदीक आने लग जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये 8 बार बनाना पड़ेगा। मान लो एक बिजनेस है, 8 साल का बिजनेस है, प्रोजेक्ट 8 साल की लाइफ है, तो ये काम 8 बार करना होगा। जब आप 8 बार कर लोगे, जैसे इस सब में 5 बार किए थे, एग्जाम्पल में 5 बार किए थे, तो मान लो 5 साल की लाइफ वाला एग्जाम्पल लेता हूं, तो ये जो फिगर है, ये जो 5 फिगर आप देख रहे हो, ये 5 बार कैलकुलेट करके लाया हुआ फिगर है। हम ऐसे नहीं बोलते माई पैट इज इतना, कैलकुलेशंस लगते हैं उसमें, प्रोजेक्शंस करना पड़ता है। और मैंने बोला कई कंपनियां प्रोजेक्शंस में 1.5 साल 2 साल ले लेती हैं, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्शन ही रॉन्ग हो गया, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, तुम हां बोल दिए चला जबकि ना होना चाहिए था, तो तुमको तो ह्यूज नुकसान होगा ना। तो वक्त लेके काम किया जाता है। और वो जो मैं बोला ना कि मान लो अगर 5 साल का समय, तो 5 बार बनाना होगा। वो 5 बार हम लोग इस तरह से बनाएंगे, उस तरह से नहीं, ऐसे बनाएंगे। देखो, ईयर ऐसे, सेल्स के पहले मान लो क्वांटिटी। सर सेल तो लिख देते, सब में क्वांटिटी से सेल तक जाएगा। कितना क्वांटिटी माल बना के बेचेंगे समझेगा, सेल्स कितना में बेचेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल लेबर कितना लगेगा, हेलो, डिप्रीशिएशन, अदर फिक्स्ड एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग। हेलो बच्चों, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। तो सर एक खर्चा का एक तो कॉलम ही बना देंगे क्या? एक का नहीं,
ग्रुप का भी बन सकता है एक साथ, मल्टीपल एक्सपेंसेस बोल के, सारे फिक्स्ड एक्सपेंस का एक साथ बन सकता है, डिपेंड करेगा तेरा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। माइनस किया तो आ गया पीबीटी, बोलिए, टैक्सेस, पैट, एड डेप्रीसिएशन, कैश इनफ्लो। ये जो कैश इनफ्लो था ना सर, ये वो 5 ठो था, नहीं समझे अभी भी? तो वो 5 फिगर लाने के लिए ये यहां 50 फिगर लिखने पड़ेंगे। तो मेहनत का काम है और अभी बहुत सारा पढ़ाई बाकी है। नॉट एन इजी टास्क बट इट्स अ गुड, वेरी गुड टास्क। तो ये 5 साल का क्वांटिटी का प्रोजेक्शन, सेल्स का, प्रोडक्शन कॉस्ट का, डेप्रीसिएशन का, फिक्स्ड एक्सपेंस का, एडवर्टीजमेंट का, पीबीटी का, टैक्सेस का, पैट का, फिर कैश फ्लो आएगा। इस कैश फ्लो को जब आप डिस्काउंटिंग कर दोगे, ये देखिए अब ये 4 कॉलम का टेबल, ये 4 कॉलम का था ना, अब ये 12 कॉलम का बन गया। गिनना मत, मैंने ऐसे ही बोला 12। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर पीवीआईएफ। अभी तो मेरी क्लास में सिर्फ 4 कॉलम का बनाए थे फर्स्ट 1 आवर में। हो सकता है आज के एंड में या नेक्स्ट क्लास की बिगिनिंग में या मिडिल में 12 कॉलम का बनाएंगे हम लोग, तब तक और हम लोगों के पास नॉलेज कंटेंट आ जाएगा। क्लियर? लेकिन आप ऑनेस्टली बताओ, काम वही वाला नहीं है क्या जो पहले किया हुआ हम लोगों का? तो उसी का ही तो हेल्प मिल रहा है पैट तक जाने में। आज तो खाली पैट में डेप्रीशिएशन ऐड करके कैश फ्लो ही तो निकालना सीखे हो रे बाबा। बाकी काम तो तेरा पिछला 15-20 क्लास में सीखा हुआ है। पक्का? नीचे लिखो। For this, we need to prepare a table in columnar form, जिसमें पहला कॉलम क्या चीज का होगा और आखिरी कॉलम क्या चीज का होगा, ये सिर्फ तुम देखोगे, बोलोगे और लिखोगे नहीं। बोलो। पहला कॉलम ईयर का होगा और आखिरी कॉलम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का होगा। और अगर आखिरी 3 कॉलम तुमको मालूम है, कौन सा? कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ये 3 कॉलम मालूम है और फर्स्ट कॉलम मालूम है। बीच में कितना कॉलम होगा ये क्वेश्चन के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि तुमको क्वेश्चन कितना कॉलम चाहता है तुमको दे। पर मिनिमम 4 कॉलम तो बनेगा ही, क्योंकि चौथा कॉलम ही तो मेन आंसर है। यस नो? पक्का? नीचे लिखो। नया पॉइंट नंबर ABCD। डी क्या था? डी, बस ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब लिखो E। क्या है ये? किसका स्क्रैप? बोलिए, डरना नहीं है, बोलिए। फिक्स्ड असेट्स का। गुड। वर्किंग कैपिटल का स्क्रैप नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल पूरा पैसा मिलता है, फिक्स्ड असेट का स्क्रैप मिलता है। कब मिलता है? एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का वर्किंग लाइफ कितना है? 5 साल। तो आप 5 साल करके बोलिए मेरे को। हाँ, 5 साल करके बोलिए। तो 5 साल बाद एग्जैक्टली हमको मेरी जितनी भी फिक्स्ड असेट का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उसका स्क्रैप रियलाइज होगा। भले वो अमाउंट में बहुत कम हो, स्क्रैप में भी 4-5% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, मे बी 4-5%, बिकॉज 5% स्क्रैप माना जाता है दुनिया में, कितना भी हो, बट वो मेरा एक इनफ्लो है कि नहीं। तो वो ये जो 5वां साल का इनफ्लो है ना, 5वां साल का, उसी समय मिलेगा ना? जल्दी बोलो।
तो या तो 5वां साल का इस इनफ्लो में, हाथ देखो मेरा, यहां पे इसको ऐड कर देंगे, और नहीं तो यहां तक का इनफ्लो तो प्रॉफिट वाला ले लेंगे, इसको टोटल कर देंगे, फिर अलग से बोल देंगे स्क्रैप सेल, नीचे अलग से लिख देंगे स्क्रैप सेल 20 लाख इंटू 0.4972। ये समझाओ मेरे को, आप समझ जाओगे, आप लोग तुरंत पकड़ लोगे हम, क्योंकि 1 घंटा पढ़ लिए ना तो तुरंत आप बोल पाओगे, लेकिन बोलना है। क्यों निकालेंगे सर? आप तो बोल रहे थे, आप सही बोल रहे हो, आप तो बोल रहे थे कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो जीरो ईयर के अलग होगा तो डिस्काउंटिंग तो करना ही होगा। तो इस कॉलम, इस अमाउंट को ना एकदम लास्ट में लिखेंगे, टेबल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसका टोटल को भी ऐड कर लेंगे, टेबल का टोटल को, फिर अलग से लिखेंगे स्क्रैप सेल, और उसको अलग से डिस्काउंटिंग करके यहां लिख देंगे, उसको टेबल में अटैच नहीं करेंगे। चलेगा? अब छोटी सी बात, गलती क्राइम माना जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन पेपर में इतना डेटा है कि जब आप स्क्रैप सेल कर रहे हो तो WDV ऑफ द एसेट है 12, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप है 20, और कैपिटल गेन टैक्स दिया हुआ है 20%। देन व्हाट? बच्ची बोल रही जो 8 आएगा, सी इज करेक्ट। क्या है 8? सेल माइनस WDV, कैपिटल गेन बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जल्दी बोलिए। खाली एक, उसको भी बंद कर दीजिए, क्या फायदा चला के। एक नहीं चल रहा होगा लेकिन, हाँ वो वाला चल रहा है, हाँ छोड़िए ना अभी, ठीक है। देखिए इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस WDV करके निकलता है ना। तो जितना भी आपका कैपिटल गेन आया 8 लाख का, उस पर आप 20% टैक्स देंगे 1.6। अब ये बताओ, ये जो 1 2 3 4 फिगर है, इसमें एक फिगर इनफ्लो है और एक फिगर आउटफ्लो है। थैंक यू। आप इस 12 को आउटफ्लो क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ वो तो हो चुका, वो तो WDV कब आउटफ्लो होता है रे बाबा? WDV तो एक तो आंसर होता है आउटफ्लो का, माने आउटफ्लो नीचे नीचे, आप समझ रहे हो ना। WDV थोड़ी हमको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट तो ओरिजिनल कॉस्ट करना था, और वो तो हम शुरू में आउटफ्लो में ले चुके हैं। जब इस तरह का बात आप बोलने लग जाओगे, तीसरा दिन चौथा दिन कैपिटल बजटिंग समझ में आने लग जाएगा। इनफ्लो है 20, क्योंकि माल बेच के वही आएगा, और 1.6 है आउटफ्लो, क्योंकि वो जो टैक्स आप देंगे वो सच्ची में आउटफ्लो है। तो यहां जो हम इनफ्लो लेंगे ना, दैट विल बी 18.4, बिकॉज ऑन द लास्ट डेट हमको 18.4 लाख का एक इनफ्लो होगा, जो मशीन बेच के कैपिटल गेन माइनस करके नेट ऑफ टैक्स वही इनफ्लो आएगा। वो अमाउंट लेना है, उसको प्रेजेंट वैल्यू से मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका पीवी निकालना है। लेकिन ये स्टोरी तब होता है जब इतना डिटेल में डेटा अवेलेबल होता है। अगर ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो ये और ये सेम माना जाता है। क्या क्या सेम? WDV और सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि आदमी स्क्रैप के माने डिप्रिसिएशन दे के WDV को स्क्रैप तक ही तो लेके जाता है। वाई डू वी गिव डिप्रिसिएशन? आवर डिप्रिसिएशन ब्रिंग डाउन आवर WDV टू इट्स स्क्रैप वैल्यू। सच है ना? तो अगर ये दोनों सेम होगा तो बोलो क्या होगा?
कैपिटल गेन का टैक्स वाला आउटफ्लो नहीं होगा। थैंक यू। उसके बाद एक लाइन और बोलो, तो फाइनल इनफ्लो पूरा 20 होगा, जो वो 3 बच्चियां बोली, आप लोगों से सुनना चाहता था। 20 का फाइनल इनफ्लो होगा, तो ठीक है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज्यादातर केस में आपको 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डरना मत। पर अगर कोई सम में WDV अलग और सेल ऑफ स्क्रैप का अमाउंट अलग से दिया हुआ है, तो कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना मत भूलना। और इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि डिप्रीसिएबल असेट है। डिप्रीसिएबल असेट होने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। आपको मालूम है ये चीज? इनकम टैक्स की क्लास में सर लोग बोले होंगे, जरूर लिखो। The sale of scrap net of capital gain tax is an inflow at the end of the project life. दो एग्जाम्पल इसका लिखोगे। आंसर निकाल लिए? देखिए आंसर मैच कर रहा है, यस और नो करके बोलिए। इसी फॉर्मूला से निकालिएगा। देखिए यहां पे डायरेक्ट 20 क्यों लिखे? बिकॉज 20 माइनस 20 जीरो हो गया, कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा ही नहीं, तो पूरा 20 इनफ्लो हो जाएगा। और यहां पे देखिए 20 माइनस 16 इंटू 15%। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब नीचे लिखो, बोलूं? मैंने आपको एकदम पहले बोला था क्लास में कि हम लोग आउटफ्लो में दो चीज लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट और इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। 5 साल बाद, वर्किंग लाइफ के बाद, जो फिक्स्ड असेट है उसका तो स्क्रैप मिलता है, स्क्रैप बहुत छोटा अमाउंट, लेकिन वर्किंग कैपिटल पूरा मिलता है।
बिकॉज वर्किंग कैपिटल हर बार नया होता जाता है। स्टॉक, डेटर, कैश फ्रेश होता है। बिल्डिंग पुरानी होती जाती है, मशीन पुराना होता जाता है, फर्नीचर पुराना होता जाता है, पर स्टॉक नया रहता है, डेटर नया रहता है। तो वर्किंग कैपिटल में आप जो पैसा लगाए ना, वो आपको पूरा वापस मिलता है। फिक्स्ड असेट का पैसा आपको स्क्रैप के फॉर्म में मिलता है, पर वर्किंग कैपिटल का पैसा आपको पूरा एज इट इज मिल जाता है। तो क्योंकि वर्किंग कैपिटल पूरा मिल जाता है, तो उसमें जो प्रेजेंट वैल्यू का नुकसान है बस वही होगा, वैसा नुकसान नहीं है। तो लास्ट डेट में जैसे आप स्क्रैप सेल का एक इनफ्लो ऐड करते हो ना यहां पे, वैसे ही वर्किंग कैपिटल रिलीज का भी एक इनफ्लो ऐड होता है। बिकॉज स्क्रैप फिक्स्ड असेट का रिलीज हो रहा है और वर्किंग कैपिटल पूरा रिलीज होता है। पहले ये बताओ, आप मानते हो ना कि वर्किंग कैपिटल फ्रेश रहेगा बिजनेस में? लिखो, the entire investment in working capital gets released at the end of the life of the project. So that is also an inflow. दैट इज ऑल्सो एन इनफ्लो। अब एक बार यहां बोर्ड पे देखो, मैंने क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा चेंज किया। देखो, ये जो मेरा 400 करोड़ रुपया का आउटफ्लो है, 400 करोड़ का, ये मेरा 290 फिक्स्ड असेट में और 110 वर्किंग कैपिटल में लगा था। हेलो, 5 साल का लाइफ था। 5 साल का ये जो 5 इनफ्लो है, ये पैट प्लस डिप्रीसिएशन करके आया है। ठीक, ये जो 19.4 है, ये स्क्रैप सेल करके कैलकुलेट किए हैं। और ये जो 110 है, ये यही वाला 110 है। जितना हम इन्वेस्ट किए थे उतना हम रिलीज कर पाएंगे। अब मेरे को बताओ, इसका एनपीवी बन पाएगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। वैसा ही टेबल बना लो जैसा बनाए थे, बाद में 2 और ऐड कर दो। बोलिए 19.4 पूरा बोलो, इंटू 19.4 इंटू, यहां पे लिख देंगे। यहां पे देखो 858 जहां पे निकाले ना, यहां लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप 19.4 इंटू, हाथ देखो हाथ, 19.4 इंटू 0.4972, यहां अमाउंट लिख देंगे। फिर बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रिलीज, आगे बोलो 110 इंटू 0.4972 इक्वल टू, यहां लिख देंगे, जोड़ देंगे, 858 की जगह 922 आ जाएगा। नहीं समझे अभी भी? उसके बाद एनपीवी निकाल लेंगे। मतलब जितना शुरू में पढ़ाए 2 डेटा और ऐड कर दिए। नाम बोलो दोनों डेटा का। स्क्रैप सेल नेट ऑफ टैक्स, क्या स्क्रैप सेल नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स का लॉजिक तो समझा ही दिए थे। और वर्किंग कैपिटल रिलीज, वर्किंग कैपिटल रिलीज भी सिखा दिए पूरा अच्छे से। नेक्स्ट, लॉसेस।
सुनिएगा, लिखने के पहले सुनिएगा। क्या आप लोगों की इनकम टैक्स की क्लास में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को लेके कोई बातचीत, एक लाइन भी हुआ है? अगर मैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस की बात करूं, मान लो एक कंपनी है, उसके पास किसी भी और जगह से कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं है, बस यही बिजनेस है, और इस बिजनेस में पहले साल लॉस हो गया, तो क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा? दूसरे साल प्रॉफिट हुआ, पर वो प्रॉफिट उस लॉस से कम है, तो क्या दूसरे साल टैक्स देना पड़ेगा? क्यों? सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि पिछला साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया था और दूसरे साल की प्रॉफिट को उसने सेट ऑफ कर दिया, तो हमको टैक्स दूसरे साल में भी नहीं देना पड़ेगा। तीसरे साल मेरे को प्रॉफिट हुआ और जितना मेरा लॉस बचा हुआ था एडजस्ट होना, वो एडजस्ट होने से भी ज्यादा प्रॉफिट है, तो तीसरे साल उस बचे हुए अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता। ये चीज आप जानते हो, ये ऐसा होता है, आपने सुना है, तो बस मेरा काम यहां पे हो जाएगा। हम लोग इसको बोलते हैं, अगर एक नई कंपनी है और उसके पास और कहीं दूसरी जगह से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो उसको अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कराकर दूसरे साल की प्रॉफिट से सेट ऑफ करना पड़ता है। बोलिए हाँ या ना। और ये तब होता है जब एक कंपनी नया हो। अगर कंपनी पुराना है, प्रोजेक्ट नया है, बोलिए, तो क्या होगा? उस प्रोजेक्ट में होने वाला लॉस दूसरे प्रोजेक्ट से होने वाला प्रॉफिट से उसी साल एडजस्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बत्ती जला ये चीज। तो हम अभी पढ़ा रहे हैं, नया कंपनी है और यही सिर्फ उसका एक ही प्रोजेक्ट है। तो इस समय उस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का कैलकुलेशन कैसे, सुनना, कैसे इनकम टैक्स के कैलकुलेशन को बिगाड़ देता है, उसके बाद पैट बिगड़ जाता है, तो फिर नेचुरली कैश इनफ्लो भी बिगड़ जाएगा, वो सिखा रहे हैं। क्लियर? तो सर लेक्चर हम लोग जानते हैं, यस, इनकम टैक्स के सर लोग तुमको पढ़ा चुके हैं, तो हम जो भी बोलेंगे तुमको समझ में 100% आएगा, बुरा एकदम भी नहीं लगेगा, एंड यू विल फील हैप्पी। मैं कुछ लिखता हूं बोर्ड पे, देखो। बस ये 4 चीज। लिखना नहीं, पहले खाली देखना और बोलना। न्यू कंपनी, नो अदर बिजनेस, पहला साल क्या नहीं लगेगा? ओके, टैक्स नहीं लगेगा, थैंक यू। ये देखो पहले, ठीक, नो ठीक, ठीक, थैंक यू। इसके बाद डिप्रीशिएशन ऐड होगा। मान लो डिप्रीशिएशन है 20, तो कैश इनफ्लो आ जाएगा -80, बिकॉज -100 + 20 इज -80। वो सब माइनस प्लस आप जानते हो, वो हम गुड। क्यों? क्योंकि हाँ, ये जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ था, इसने हाँ इस प्रॉफिट को सेट ऑफ कर दिया, माने जिसको बोलते हैं कि प्रॉफिट ने लॉस को सेट ऑफ कर दिया और नील टैक्सेबल इनकम आया। क्या? पैट तो 1 - 2 = 3 ना रे बाबा। अब इसमें 20 का डिप्रीशिएशन ऐड होगा। अगर 20 का डिप्रीशिएशन है तो कैश इनफ्लो आएगा 90। अमाउंट बोलो ना। थैंक यू फॉर सेइंग 6। सब कोई 6 को समझो, बोलो और हमसे बात करो। क्यों सर? हाँ, 100 में से 70 का हम सेट ऑफ ले लिए थे, अब मेरा 30 का लॉस सेट ऑफ होना बचा,
50 का प्रॉफिट आया, 30 का लॉस सेट ऑफ कर दिए, 20 का बचा, 20 पे हम टैक्स देंगे, तो 20 पे 30% का टैक्स 6 लाख हो गया। क्या ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है? कुछ हम नया बोल रहे हैं? नो। एकदम क्लियर है ये, लेकिन सिर्फ तभी करोगे व्हेन योर कंपनी इज अ न्यू कंपनी एंड इट हैज नो अदर बिजनेसेस विथ प्रॉफिट टू set off these losses in the first year itself. Here my loss of this business will be set off against the profit of the same business of the next year. यार प्लीज, मेरे पास दूसरा बिजनेस ही नहीं है ना, तो नया कंपनी है, ठीक? इसको एज इट इज कॉपी कर लो। कर लिए और पूरा समझ गए अच्छे से। अब कॉपी मत करना, पहले इधर देखना, उसके बाद आराम से बैठ के कॉपी करना। पहले देखो हम क्या लिख रहे हैं। हम जानबूझ के डेटा सेम लिए हैं ताकि एकदम क्लियर कट तुमको डिफरेंस समझ में आ जाए। डेटा हम चेंज नहीं किए। ओल्ड कंपनी सेम समय, बट लिख दिया द कंपनी इज एन ओल्ड कंपनी विथ अदर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, या लिख दिया ह्यूजली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। वो ये नया स्टील प्लांट लगा रही है और उसका स्टील प्लांट में ये प्रॉफिट होने वाला है, ठीक? सब डेटा हम सेम रखे, ईयर सेम, पीबीटी सेम, देख सकते हो। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा और आप देखना, आप बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। ये जो लॉस है इसको इस प्रॉफिट से सेट ऑफ होने की जरूरत नहीं है। क्यों वेट करें 1 साल, 2 साल, 3 साल? दूसरे बिजनेस की प्रॉफिट से ये लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। तो फिर ये लॉस मेरे को 30 करोड़ रुपया का टैक्स सेविंग करके देगा। क्या लिखे हम? टैक्स में माइनस। टैक्स तो नॉर्मल होने से आउटफ्लो होता है, ये मेरा टैक्स इनफ्लो है। सर टैक्स इनफ्लो भी कभी होता है क्या? अरे इनफ्लो मतलब सेविंग। एक वो इनफ्लो होता है जो हमको मिलता है और एक वो इनफ्लो होता है जब आउटफ्लो हमको नहीं करना पड़ रहा है। तो ये 100 लाख का यहां पे लॉस मेरे दूसरे बिजनेस के टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर देगा। तो ये तो हमको टैक्स सेविंग करके दिया ना लॉस। ईच लॉसेस सेव्स टैक्सेस। क्या बोला? ईच लॉस सेव्स टैक्सेस। हर लॉस टैक्स बचाता है, प्रोवाइडेड सेट ऑफ करने के लायक वाला लॉस हो। तो सर आप यह क्या लिखे? हम ब्रैकेट में टैक्स लिख दिए। सर ये क्या हुआ? लॉस ने टैक्स सेविंग किया। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। लॉस ने टैक्स सेविंग किया। तो फिर इस 70 लाख पे हम कितना टैक्स देंगे? हाँ पूरा 21। पूरा पूरा पूरा। अब एक काम करो, इस 3 को जोड़ो और इस 5 को जोड़ो, सेम आएगा। $66 आए, ये भी 66 आएगा।
अरे वो स्ट्रेस लेने का नहीं है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, सेम आएगा। फर्क क्या हुआ? टाइमिंग। सर टाइमिंग का फर्क क्या इंपॉर्टेंस रखता है? टाइमिंग का फर्क तो प्रेजेंट वैल्यू में इंपॉर्टेंस रखता है ना। इधर देख, अगर कोई चीज यहां लिख रहे हो यहां की बजाय, या यहां लिख रहे हो यहां की बजाय, टाइमिंग में फर्क है ना जी। टाइमिंग के कारण पीवी में तो फर्क आएगा ना। टोटल अमाउंट में फर्क नहीं है, पर टाइमिंग की वजह से पीवी में तो फर्क आ जाएगा ना। अब आप हमको बताओ कंपनी के लिए कौन सा बढ़िया है, ये वाला कि ये वाला? सोच के बोलो, डरना नहीं, हम डांटेंगे नहीं, रॉन्ग बोलो। कौन सा वाला अच्छा है एक कंपनी के लिए? सेकंड वाला। क्यों? टैक्स का सेविंग पहले ही मिल जा रहा है, इनफ्लो पहले हो जाए तो फायदा है ना। टैक्स का सेविंग पहले ही मिल जा रहा है तो क्या हुआ? यहां तो शुरू में टैक्स, शुरू में ही 30 लाख कम देना पड़ गया ना। यहां पे भी अब 30 ही तो कम दिए, टोटल तो 66 ही है। यहां पे तो पहला साल में फायदा उठा लिए ना, यहां पे दूसरा साल में, तीसरा साल में फायदा उठाए। आप छोड़ो ना, आप इसका पैट बताओ। -70, 49, 35, 56, 84, इसका टोटल करो। बोलिए, दोनों में 154 है कि नहीं बताओ? अरे करो करो, मेहनत करो। दोनों में 154 है। कंपनी के लिए कौन सा पीवी के लिहाज से लॉजिक ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें शुरू शुरू में ही इनफ्लो ज्यादा आ जाए? यहां देखिए शुरू के इनफ्लोज ज्यादा हैं, यहां देखिए शुरू का इनफ्लोज कम है। यहां -100, यहां -70, फायदा है ना। यहां +70, यहां पे 49, 35, 56, 84। तो शुरू शुरू में अगर आपको फायदा हो जाए, पीवी में फायदा होता है। आप अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा। अगर यही कैश इनफ्लो है, से डिप्रीसिएशन इज 0, इसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा। मानते हो कि करके दिखाएं? मानते हो ना? तो बिगिनिंग में अगर टैक्स का फायदा तुरंत मिल जाए ना, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बढ़ा हुआ रहेगा। ड्रॉप करें डिस्कशन को। ये ऐसे सम कब बनाएंगे? बोलिए, अब द कंपनी इज एन ओल्ड कंपनी। और ऐसे करके सम कब बनाएंगे? इफ द कंपनी इज ए न्यू कंपनी। दोनों में ही फाइनल पैक्ट का टोटल सेम रहेगा, लेकिन टाइमिंग अलग अलग हो जाएगा। टाइमिंग क्या बोला? टाइमिंग अलग अलग हो जाएगा। टोटल इनफ्लो भी सेम रहेगा, टोटल सेम रहेगा, टाइमिंग ऑफ द इनफ्लो अलग हो जाएगा। जैसे इस, रिपीट कर रहा हूं, इस केस में आप इस लॉस का टैक्स सेविंग उठा रहे थे, पर सेकेंड ईयर में थोड़ा और थर्ड ईयर में थोड़ा। इस केस में क्या हुआ? लॉस का आप टैक्स सेविंग एक ही साल में उठा लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस थे, आपने वहां पे टैक्स नहीं दिया। और यहां पे क्या हुआ? आपको 1 साल 2 साल वेट करना पड़ा सेम फायदा उठाने के लिए। तो अगर फायदा उठाने के लिए वेट करना पड़े तो नुकसान है ना एक तरह से टाइमिंग का। अभी भी नहीं समझा पाए कि समझा दिए? वेरी गुड। इसको कॉपी कर लो, एकदम सेम टू सेम कॉपी कर लो।
हो गया। ब्रैकेट में 30 लिख पाओगे टैक्स में? ब्रैकेट में 30 टैक्स को अपने मन मन में क्या बोलोगे? ये क्या है? टैक्स सेविंग है। हाँ, टैक्स सेविंग है, इनफ्लो है, बढ़िया चीज है, ये बचत हुआ है, हमारे फायदा का चीज है, बोल पाओगे? और टैक्स में जब ऐसे नॉर्मल लिखा रहता है 21, 15, 24, ये सब क्या है? आउटफ्लो। क्योंकि टैक्स नॉर्मली आउटफ्लो होता है, टैक्स सिर्फ एक ही सूरत में इनफ्लो होता है, जब आप बचत करते हो। चलेगा? छोटा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट का, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बुधवार को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? 1 पढ़ना है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े? चलो पढ़ो, जो लोग नहीं पढ़े। पेज नंबर कितना है बोलोगे मेरे को? 103। ये देखिए किस लेवल का, माने कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये जो सम है, आप बोलेंगे सर पहली बार में ये सम क्यों करा रहे हो? एक्चुअली इस क्वेश्चन से क्या है, एक बार आपको इंसाइट मिल जाएगा कि भाई दिस इज अ बिग बिग साइज कैपिटल बजटिंग का सम, एंड आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? इसलिए हम पहला सम ही इतना बड़ा करा रहे हैं। आज अगर सोल्यूशन स्टार्ट नहीं भी होगा ना, कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कशन करके खत्म कर देंगे। हाँ चलो, अभी टाइम है 20-25 मिनट। सब स्टूडेंट लोग क्वेश्चन पर अच्छे से पढ़ लो, एकदम अच्छा से। आप लोग इंस्टीट्यूट का बुक से रेशियो एनालिसिस का सम बनाने बोले थे, आप लोग बनाए? बोलिए। हाँ भाई, रीडिंग, सम्स का रीडिंग किए। थोड़ा नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई रेशियो में डिफरेंस होगा हम लोगों का और उन लोगों का, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह के रेशियो में। आप मेरा वाला मैं जो बोल के दिया हूं, आप उसी से बनाइएगा। सम पढ़ लीजिए, जैसे ही सम पढ़ना हो जाएगा सबका तो हमको बोलिएगा।
डोंट कैलकुलेट, जस्ट रीड, फील कंफर्टेबल. हो गया पढ़ना? चलो पहला लाइन पढ़ो मेरे साथ. अच्छा, क्वेश्चन रीजनेबली मतलब बड़ा है अलग बात है, टाइम लगेगा अलग बात है. डेटा अंडरस्टैंडेबल था कि नहीं बताओ? अंडरस्टैंडेबल था ना. पहला वाला लाइन पढ़ो. उससे क्या पता चलता है? लाइफ. गुड. उसके बाद आओ पहला डेटा देखो. क्या पता चलता है? सब्सिडी मिल रहा है. कब मिल रहा है? बिगिनिंग ऑफ, शुरू में ही मिल जा रहा है. तो 0 ईयर. हाँ, पीवी निकालने की जरूरत नहीं है. तीसरा डेटा बोलना है, बोलना आप लोगों को. आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? आउटफ्लो है. क्या चीज में लग रहा है ये पैसा? फिक्स्ड असेट में या वर्किंग कैपिटल में? वेरी गुड. चौथा डेटा 10 लाख रुपया क्या चीज में लग रहा है? एडिशनल इक्विपमेंट में. ये भी फिक्स्ड असेट में लग रहा है. तो दोनों को एक साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका टाइमिंग अलग है. टाइमिंग अलग होने से क्या सिखाए हैं? पीवी निकालना पड़ता है. उसके बाद क्या लिखा है? स्क्रैप दिया हुआ है. ओरिजिनल वाले इक्विपमेंट में स्क्रैप नहीं है, एडिशनल वाले में स्क्रैप है. स्क्रैप का क्या काम आता है? सर वो भी इनफ्लो होता है लेकिन अभी नहीं, लास्ट में. और उसको सर लास्ट में ही कंसीडर करते हैं. पूरा टेबल बनाने के बाद लास्ट 2 आइटम का नाम बताओ. एक स्क्रैप सेल और एक वर्किंग कैपिटल रिलीज. ऐसे बोलोगे, वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्किंग कैपिटल रिलीज. और एक स्क्रैप सेल. उसके नीचे क्या दिया है? 15 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल चाहिए. क्या है अपने लिए? आउटफ्लो और इनफ्लो बोलना है. आउटफ्लो है. और इसका रिलीज लास्ट में इनफ्लो भी होगा. आप समझे मैं क्या बोला? फिर से बोलो. ये अभी जो 15 लाख मेरा लगेगा ये आउटफ्लो है, लेकिन लास्ट में आप जानते हैं इसी का ही तो रिलीज इनफ्लो होता है. तो वर्किंग कैपिटल की डबल अकाउंटिंग होती, माने डबल डिस्कशन होता है. आगे सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है. ठीक, कैसा है सेल्स वॉल्यूम? 8 बार बोलो. 80,000, 1,20,000, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख. बोल दिया 8 बार. फैंटास्टिक. नीचे 100 क्या है? सर सेलिंग प्राइस है. यही 80,000 से मल्टीप्लाइड होगा तो सेल वैल्यू निकलेगा. नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 40%. क्या करोगे? सर वो जो इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे क्या वो टेबल के फॉर्म में, तो वहां अगला कॉलम का नाम होगा वेरिएबल. अगला कॉलम समझ गए? सेल के कॉलम के बाद. गुड. फिर फिक्स्ड कॉस्ट है कितना? फिर ये भी एक कॉलम बना देंगे. फिर एडवर्टीजमेंट, ये भी एक कॉलम बना देंगे. अच्छा, एडवर्टीजमेंट के बगल में झूठ मूठ का लिखा है ट्रीटेड एज रेवेन्यू. एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, उसमें ट्रीटेड क्या है? आगे टैक्स का रेट दिया है. क्या काम आएगा? और टैक्स निकालने के, पैट निकालने के काम आएगा ना. क्या टेबल में काम आएगा? फिर क्या दिया है? केई दिया है. क्या काम आएगा? सर डिस्काउंटिंग करने का काम आएगा. तो फालतू सवाल अभी क्यों पूछ रहे हैं? पूछना जरूरी है. एक बार बोल दो, आगे नहीं पूछेंगे. आगे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है. बढ़िया है, इजी हो जाता स्ट्रेट लाइन. आगे शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. ठीक है, बगल में जोर से बोल. हाँ हाँ, तो चांसेस नहीं है, चांस नहीं, हो जाएगा सेट ऑफ. अगर इस बिजनेस में लॉस होगा तो आराम से दूसरे बिजनेस की प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा. चांस नहीं, हो जाएगा. तो कौन सा वाला टेबल बनेगा? हाथ देखो इधर. कौन सा वाला टेबल बनेगा? नीचे वाला, ब्रैकेट वाला टेबल बनेगा.
टैक्स में ब्रैकेट आने का चांस है। ठीक, गुड। अभी पता नहीं कि लॉस आएगा कि नहीं, लेकिन अगर लॉस आया तो सेट ऑफ हो जाएगा, है ना। कैसे सॉल्यूशन करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, आपने देखा डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है और 3 डेसिमल का दिया है, तो आप 4 यूज नहीं करोगे, वो जो दिया है वही वाला यूज करोगे। सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसका अमाउंट बोलोगे आप, लिखना है आपको साथ साथ, बोलो। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए, यहां पे क्यों नहीं लिख दिए 10? पीवी निकालना पड़ेगा ना, तो ये पीवी के लिए लिखे। बताइए कौन सा वाला फिगर से मल्टीप्लाई करूंगा? 0.797। क्यों? सेकेंड ईयर के एंड में हो रहा है क्या? हाँ, थर्ड ईयर की बिगिनिंग इज सेकेंड ईयर एंड। 0.797 इज ए वेरी गुड आंसर। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है आउटफ्लो के केसेस में, मैंने आपको इस सम से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की। इट्स ओके। सब्सिडी, इसमें पीवी नहीं है, क्यों? बिगिनिंग। वर्किंग कैपिटल, टोटल मिला के यहां पे 4 लाइन आया, लेकिन आइटम 3 ठो ही है। एक है फिक्स्ड एसेट, जो कि ये दोनों है, जल्दी बोलो। एक है वर्किंग कैपिटल, जो ये वाला है, और एक है सब्सिडी। तो ध्यान रखिएगा कि आउटफ्लो का टेबल जब हम बनाएंगे तो उसमें जनरली स्पीकिंग 3 आउटफ्लो होते हैं। ये उसका स्टोरी लाइन है। आर वी हैप्पी विद द स्टोरी लाइन? अब टेबल बनाओ इनफ्लोस। पहले इसमें कॉलम काउंटिंग कर लो। मैं बोल रहा हूं, तुम काउंटिंग करो। ईयर, क्वांटिटी, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, डिप्रीसिएशन, पीबीटी, टैक्स, पैट, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी। नहीं समझे? मैं फिर से बोलता हूं। ईयर, क्वांटिटी, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, डिप्रीसिएशन, पीबीटी, टैक्सेस, पैट, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी।
समझे? इसके टेबल का फॉर्मेट बना लो, 13 कॉलम का, छोटा छोटा बनाओगे, सब इक्वल साइज का। ईयर का एकदम छोटा बना सकते हो, बाकी सब इक्वल साइज का बना सकते हो। ईयर, क्वांटिटी, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, माने जितना कॉलम बन सकता है सबका बना देना बेटर होता है। हम लोग आज कॉलम फिलअप नहीं करेंगे, आप खाली अच्छे से कॉलम का हेडिंग लिख दो। ईयर, क्वांटिटी, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट, डिप्रीशिएशन, पीबीटी, टैक्सेस, पैट, कैश इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवीआईएफ। कॉलम का कंस्ट्रक्शन करने का तरीका समझ में आया? रुकिए, उस बच्चे का हुआ नहीं अभी। ठीक, कैन आई स्टार्ट? थोड़ा सा अभी है 2-3 मिनट, या ड्रॉप कर दें एक बार? एक बार कुछ तो बोल ही सकते हैं, खाली मैं बोल देता हूं एक बार। देखो यहां पे ये जो ईयर का कॉलम है, क्या आएगा इसमें? 1 से लेकर के 8 तक। क्वांटिटी की फिगर 8 बार बोल पाओगे? 8 बार। एक बार फिर से बोलो। 80,000 0.8 लिखेंगे, क्योंकि 5-5 जीरो करके यहां नहीं लिख पाएंगे। ये भी देखो लैक्स में ही लिखा हुआ है, ये देख, तो यहां पे भी इन लैक्स ही लिखेंगे। 0.8 लाख, 1.2 लैक्स, 3, 2 ऐसे लिखेंगे। सेल का फिगर कैसे आएगा? मल्टीप्लाइड बाई 100। वेरिएबल कॉस्ट का फिगर कैसे आएगा? सेल का 40% आ जाएगा ना। फिक्स्ड कॉस्ट का फिगर कैसे आएगा? दिया हुआ, बोलना है, देख के बोलना है बेटा, अभी लिखो मत, कोई भी साथ में लिखना है, सम पहले जाके बनाना मत।
16 लाख रुपया। एडवर्टाइजमेंट का 8 फिगर बोलो, 8 फिगर, 8, 30, 15, 10, 10, 10, 4, 4, 4। ठीक, अब आया जिसको बोलते जिसके लिए क्वेश्चन का दिल है, हार्ट है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ा कम डेप्रिसिएशन होगा, थर्ड ईयर से बढ़ जाएगा। थर्ड ईयर में एक नया मशीन ऐड हुआ है, उसका भी डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा। तो पहले ओरिजिनल इक्विपमेंट का, ओरिजिनल इस वाले का 140 वाले का, रुकिए, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे क्या लगता है, बोलिए, जो भी आप जानते हैं उसके बेस पे बोलिए। 140 डिवाइडेड बाई 8 थोड़ा सा रॉन्ग है, स्क्रैप नहीं है इसमें। सोचिए तो क्या है, सब्सिडी। याद कीजिए इनकम टैक्स की क्लास में सर लोग जब पीजीबीपी पढ़ाते हैं तो बोलते नहीं है कि अगर हमको सब्सिडी मिलेगा कोई असेट पे तो फिर सरकार डिप्रिसिएशन के क्लेम को कम कर देती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43(1), which says that if any part of your expenditure is borne by anybody else, your depreciation amount will go down. Because आपका कॉस्ट ही कम हो जाता है। 140 का इक्विपमेंट था, 20 का आपको सब्सिडी मिलेगा, तो आपका तो 120 लाख ही लगा ना, तो आपको तो डिप्रिसिएशन 120 पे मिलेगा ना। ये स्क्रैप नहीं है, ये सब्सिडी है। और अगर मैं आपको बोलूं डिप्रिसिएशन ऑन एडिशनल इक्विपमेंट, उसमें स्क्रैप है। बोलिए 10, गुड गुड, -1/6, नॉट 8। बोलो क्यों? 2 साल के बाद लग रहा है और 10 में लग रहा है, और 10 - 1 क्या चीज का है? स्क्रैप का है, और ये 6 लाइफ है। सो दिस बिकम्स 1.5। 1 मिनट रुकना, ये कॉपी करके छोड़ेंगे। हाँ 1 मिनट रुको। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 15, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th का डिप्रिसिएशन 16.5। हमेशा अच्छा से वर्किंग करके कॉन्फिडेंस ला दिया आपके अंदर कि नहीं? और सब्सिडी के बारे में क्या बोले? सब्सिडी आउटफ्लो को तो कम करता ही करता है, वो तो नॉर्मल है, पर सब्सिडी डिप्रिसिएशन के अमाउंट को भी छोटा कर देता है। आपने जब 140 से डिवाइड किया तो 16 पॉइंट कुछ आया था, लेकिन वो रॉन्ग क्यों था? क्योंकि आपने सब्सिडी माइनस नहीं किया था। और सब्सिडी कॉस्ट को ही कम कर देता है तो डिप्रिसिएशन भी कम हो जाता है। 1 मिनट, 1 मिनट, उसके बाद कॉपी कर लेना। एक बार डिप्रिसिएशन आ जाएगा तो फिर पीबीटी निकल जाएगा, पीबीटी के बाद टैक्स आ जाएगा। टैक्स में ध्यान देना है, लॉस होने से तो एकदम आंख खुल जाना चाहिए, ठीक है? फिर पैट आ जाएगा, पैट प्लस डिप्रिसिएशन करेंगे, इनफ्लो आ जाएगा। इनफ्लो में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है। 8 फिगर बोलो, 0.893, 797, 712, 636, 567, 507, 452, 404। फिर मल्टीप्लाई होके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ जाएगा। जैसे यहां 8 फिगर आया, हम जोड़ देंगे। 8 फिगर समझ रहे हो? हम ऐड कर देंगे। लास्ट में 2 इनफ्लो और लेंगे, स्क्रैप और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मत बोलना, वर्किंग कैपिटल रिलीज, वो तो 15 लाख है। स्क्रैप कितना है? 1 लाख। बोलिए हाँ या ना? स्क्रैप इज 1 लाख, लास्ट में मिलेगा। और सोचो, थोड़ी देर सोचो, ये लास्ट क्लास में मैंने बुधवार को फिर बोलेंगे। हम लोग का जो एडिशनल इक्विपमेंट है वो ओरिजिनली कितने का था? 10। आप उस पर डिप्रिसिएशन 6 साल देंगे, कितना करके?
1.5 ईच, मतलब 6 साल का अमाउंट बोलो। 9, तो 10 की असेट में 9 का डिप्रीसिएशन, तो WDV इक्वल टू बोलो 1। बच्चों लास्ट में सुने हम क्या बोले, फिर से सुनो। ये जो एडिशनल इक्विपमेंट है इसमें स्क्रैप है, हम इसका WDV पता करने जा रहे हैं, जानते हो क्यों? इसलिए। याद आया ये? हाँ, याद आया कि नहीं? पहले बोलो, बताओ 6 साल के बाद WDV कितना होने वाला है? WDV 1 लाख। कैसे? 10 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 1.5 करके 6 बार 9, 1। स्क्रैप भी 1। कैपिटल गेन टैक्स मान लो 50%, क्योंकि टैक्स रेट 50% दे दिया तो यूनिफॉर्म है सबके लिए। हेलो, टैक्स रेट 50% लिख दिया ना, तो यूनिफॉर्म फॉर एवरीथिंग। ये कितना आएगा बोलो? इनफ्लो पूरा 1, क्योंकि कैपिटल गेन हुआ ही नहीं, उसका टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। यस, स्ट्रेट लाइन, बच्ची ने एकदम करेक्ट पकड़ा। स्ट्रेट लाइन मेथड में सबके लिए वही रहेगा, खाली कब बदल सकता है? अगर मान लो सम में अलग से लिख दिया कि ओरिजिनली हमने इतना एस्टिमेट किया पर अब मेरे को लग रहा है इतना में बेच पाएंगे, तो भले अलग हो जाए, अदरवाइज यू आर डैम करेक्ट कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन में हमेशा वो सेम रहेगा। गुड। ये बताओ, वो जो लास्ट में 1 लिखोगे, 1 यहां पे, इधर देखो, ये टोटल करने के बाद यहां पे हाथ देखो, नाम होगा स्क्रैप सेल, पूरा 1 आउटर कॉलम में आ जाएगा या उसका पीवी निकलेगा? सिमिलरली रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल 15 लाख यहां आ जाएगा कि पीवी निकलेगा? हाँ, वेरी गुड। तो हो गया ना सम यार, नहीं हुआ? ये है कैपिटल बजटिंग। वेडनेसडे को इसको कंप्लीट करेंगे। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, डोंट डू एनीथिंग, सिर्फ हम जो नोट लिखाए हैं ना उसको रीड करके नेक्स्ट डे आना है। ये सम ट्राई नहीं करोगे प्लीज। अच्छा हाँ, ये कॉपी कर लो। कैसा लगा चैप्टर? मजेदार था ना? हाँ।